वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हम सीरीज़ कर रहे हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें हम टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके पूछे जाने की एग्ज़ाम में संभावना है, और ये भी ट्राई कर रहे हैं कि उनसे रिलेटेड जो भी PYQs हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाए। साथ में अगर उस टॉपिक से संबंधित यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको भी यहाँ पर ऐड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। इसको सिंसियरली और रेगुलरली फॉलो कीजिए। और ये सीरीज़ बाइलिंगुअल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के तब भी आप दोनों ही माध्यमों में इसको देख सकते हैं और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये पेड ग्रुप्स यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स टाइमली और रेगुलरली मिलेंगे। तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है आज का। पहला टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। तो अब इसकी अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या डेफिनेशन हुई इसकी? इसकी डेफिनेशन ये हुई कि कोई व्यक्ति है जो काम की तलाश कर रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो बेरोज़गार हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो काम की तलाश नहीं कर रहा है, उसको काम करना ही नहीं है और वो घर पर बैठे, तो क्या हम उसको बेरोज़गार कहेंगे? नहीं, वो बेरोज़गार नहीं हुआ। बेरोज़गार केवल वो हुआ, उस कंडीशन को कहते हैं बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई व्यक्ति एक्टिवली जॉब की सर्च कर रहा हो, जॉब ढूंढने का प्रयास कर रहा हो, तब वो बेरोज़गार कहलाएगा। राइट। उसके बाद बेरोज़गारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? ये क्या होता है? ये कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स। अब पहले लेबर फोर्स क्या होता है ये देख लेते हैं। तो अगर हमें लेबर फोर्स टर्म पता होगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स होती है जो लोग हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, प्लस जो लोग एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं तो वो हमारी हो जाती है लेबर फोर्स, कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, ये जब दोनों लोग मिल जाएंगे तो वो हमारी लेबर फोर्स हो जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये होता है रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुआ, इक्वल्स टू अनएम्प्लॉयड हैं जितने, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। लेबर फोर्स क्या होगी? जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी, प्लस जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, उनको मिलाकर लेबर फोर्स का निर्माण होता है। तो देखिए, सिंपल से टर्म्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स, लेकिन अगर इनके बारे में हमको नहीं पता होगा तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। राइट, आगे देखते हैं। अब बेरोजगारी को मेजर कैसे किया जाए? तो इसको मेजर करने के लिए कुछ अप्रोचेस बनाए गए हैं। ये अप्रोचेस हमें पता होने चाहिए क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो सबसे पहला जो हुआ वो क्या है? यूजुअल स्टेटस अप्रोच, यानी कि सामान्य स्थिति दृष्टिकोण बेरोजगारी का। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत एस्टिमेट किया जाता है कि कोई व्यक्ति साल में कितने समय तक अनएम्प्लॉयड रहा, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि पिछले, जैसे आज सर्वे किया जा रहा है, तो पिछले जो 365 दिन है, 365 डेज है, वो कौन से लोग हैं जो इन 365 डेज में
जिनको 50% दिन भी काम नहीं मिला है, तो वो यूजुअल स्टेटस अप्रोच के अंतर्गत उनकी ऐसे लोगों की बेरोजगारी को मापा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला। दूसरा क्या है? दूसरा है करंट वीकली स्टेटस, यानी कि वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है कि सर्वे के एक सप्ताह पहले यानी कि 7 दिन का देखा जाता है। इसमें वीकली से आपको समझ में आ रहा है, तो इसमें कैसे देखा जाता है कि इन 7 दिनों में अगर व्यक्ति के पास 1 घंटे का भी कार्य नहीं मिला है, उसको 1 घंटे भी किसी दिन उसको कार्य नहीं मिला है, तो वो क्या हो जाएगा? करंट वीकली स्टेटस अप्रोच के अंतर्गत उसको बेरोजगार माना जाएगा। राइट, यही देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इफ ही और शी हैड नॉट वर्क इवन फॉर 1 hour ड्यूरिंग द वीक बट वॉज सीकिंग और वॉज अवेलेबल फॉर वर्क, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, तो इनको थोड़ा याद रखिएगा। और तीसरा जो है ये है हमारा करंट डेली स्टेटस अप्रोच। इसमें क्या है? इसमें क्या देखा जाता है कि व्यक्ति को दिन में 1 भी घंटे के लिए कुछ काम नहीं मिला है, तो वो बेरोजगार कहलाएगा। ठीक है, करंट डेली स्टेटस अप्रोच के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें होती हैं, देख लीजिए। अगर व्यक्ति को दिन में 1 से 4 घंटे का काम मिला है, ठीक है, तो उसको कहलाया जाएगा एम्प्लॉयड फॉर हाफ डे, कि वो आधे दिन के लिए एम्प्लॉयड है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यदि व्यक्ति को 4 से 8 घंटे का दिन में कार्य मिला है, काम मिला है, तो वो फुल डे एम्प्लॉयड कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आधे दिन का अनएम्प्लॉयड हो गया और ये वाला क्या हो गया कि ये पूरा फुल डे एम्प्लॉयड है। तो ये कंडीशंस किसके अंतर्गत होती है? करंट डेली स्टेटस अप्रोच के अंतर्गत। तो एक बार क्विकली ये तीनों फिर से देख लेते हैं। यूजुअल स्टेटस अप्रोच क्या हुआ कि पिछले 365 डेज में उसको आधे दिन के लिए किसी व्यक्ति को काम नहीं मिला, मतलब 50% ऑफ द डेज के लिए भी काम नहीं मिला, तो वो इस अप्रोच के अंतर्गत बेरोजगार होगा। और करंट वीकली स्टेटस में क्या होगा कि पिछले 7 दिनों के अंतर्गत अगर उसको किसी भी दिन 1 घंटे के लिए भी काम नहीं मिला, तो वो वीकली स्टेटस अप्रोच के अंतर्गत बेरोजगार होगा। और डेली स्टेटस में क्या होगा कि एक दिन में यदि व्यक्ति को 1 घंटे का भी कार्य नहीं मिला, तो वो करंट डेली स्टेटस अप्रोच के अंतर्गत बेरोजगार होगा। और इसके अंतर्गत 2 पार्ट्स में चीज़ें होती हैं कि यदि व्यक्ति को 1 घंटे से 4 घंटे का कार्य मिला, तो उसको कहा जाएगा कि वो आधे दिन के लिए एम्प्लॉयड था या आधे दिन के लिए अनएम्प्लॉयड था। और 4 घंटे से 8 घंटे तक अगर उसको कार्य मिला, तो क्या कहा जाएगा कि वो पूरे दिन के लिए एम्प्लॉयड था। तो ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या दिया हुआ है? बेरोजगारी के टाइप्स दिए हुए हैं। देखिए, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेरोजगारी के टाइप से, और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल डेफिनेशन है, बस हमें थोड़ा पता होना चाहिए ताकि हम इसको सही से आंसर कर सकें। राइट, सबसे पहला टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा दिया हुआ है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये वो होती है जिसमें हमें लगता है कि लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन वास्तविकता में वो एम्प्लॉयड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर एक फैमिली है, वो किसी एग्रीकल्चर लैंड है उसका, उसमें काम कर रही है, तो उसमें 4 लोग काम करें तो उसका काम बन जाएगा। लेकिन परिवार में है हमारे 6 लोग, तो वो 6 के 6 लोग उस एग्रीकल्चरल लैंड में काम कर रहे हैं। तो ये जो 2 लोग हैं, इनको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा, क्योंकि इनकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर काम 4 लोगों में बन जाएगा, लेकिन ये 6 के 6 लोग इसमें लगे हुए हैं। राइट, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग किसी कार्य में लगे हों, तब उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो लोग लगे होते हैं उनका जो टोटल आउटपुट होता है वो या तो नेग्लिजिबल होगा या ज़ीरो होगा, क्योंकि उनका आउटपुट कुछ किसी ठोस उस पर नहीं पहुंच रहा है, किसी ठोस परिणाम पर, क्योंकि वो जो 2 लोग हैं अगर वो काम नहीं करेंगे तब भी उसका जो आउटपुट है वो सेम रहेगा। तो इनके जो एफर्ट्स हैं वो इतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें भी नाम से निकालने का प्रयास कीजिए। ये स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है, जब मिसमैच होता है जो जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में वो और लोगों के स्किल्स में, तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो जो
स्किल्स हैं लोगों के पास और जो मार्केट में जॉब की आवश्यकता है वो दोनों डिफरेंट होती हैं। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो जैसे मजदूर है, ठीक है, मजदूर को नहीं पता है मजदूरों को कि कोई मशीन है उसको कैसे चलाना है, और मार्केट में किसकी रिक्वायरमेंट है, जो उस मशीन को स्किलफुली चला सके। तो जब ये मजदूर ये काम नहीं ले सकते क्योंकि जो अवेलेबल है वो स्किल इनके पास नहीं है, जो जॉब अवेलेबल है। तो यहीं पर आता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर मौसमी बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, किसी सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर के लिए इंसान के पास काम नहीं होता है। तो यहाँ पर भी सबसे इजी एग्जांपल हमारे सामने आ जाता है फार्मर्स का। ठीक है, तो जब फार्मर्स को सो करना होता है, हार्वेस्ट करना होता है, तब तो उनके पास काम होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम उनके पास काम नहीं होता है, इसीलिए उनको मौसमी बेरोजगार भी कहा जाएगा। देन टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर तकनीकी बेरोजगार। ये कौन व्यक्ति होते हैं, तकनीकी बेरोजगारी के अंतर्गत कौन आएगा? नाम से आपको समझ में आ रहा है, जब जॉब्स किसकी वजह से छूटे, चेंज इन टेक्नोलॉजी के चक्कर में। आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। तो ये तो ईजी है, नाम से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? देखिए, इकोनॉमी में एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है जिसमें एक टाइम पर आता है रिसेशन, ठीक है, फिर मतलब मंदी आई, फिर जॉब्स जनरेट हुई, तो ये एक साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो जब रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, तो क्या होगा, लोगों की जॉब चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर डिमांड बढ़ी, रिसेशन हटा, अच्छी स्थितियाँ हुई इकोनॉमी की, तो फिर जॉब्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एक साइक्लिक, एक चक्रीय, एक चक्र चल रहा है जो इकोनॉमी में चलता ही रहता है। राइट, तो इसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी, जो इसके कारण पैदा होती है। जैसे कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, रिसेशन आया, तो लोगों की नौकरियां चली गई। राइट, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, इट राइजेस ड्यूरिंग रिसेशंस एंड डिक्लाइंस विद इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ये वाला। और इससे रिलेटेड जो फिगर्स हैं ये इंडिया में नेग्लिजिबल है, और ये मोस्ट कॉमन कहाँ है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल बताइए कौन सा है? यूएसए एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। राइट, देन अगला क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या घर्षण बेरोजगारी। ये क्या होता है, जब टाइम गैप होता है, जब व्यक्ति नया जॉब सर्च कर रहा है या स्विच कर रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच में, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल बेरोजगारी या फिर घर्षण बेरोजगारी। ठीक है, तो ये दो अलग अलग रोजगार अवसरों के बीच का जो समय अंतराल होता है, तो इसको घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। देखिए, बाकी तो हमें सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं वो नाम से उनका मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे आपके सामने फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, तो अगर आपको ये नहीं पढ़े होंगे आप, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये काफ़ी ब्रीफ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, देखिए, तो ये अगला है वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट या फिर सुबेध्य रोजगार अवसर। ये क्या होता है, इसमें वो लोग आते हैं जो लोग इनफॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं, अर्थात जो लोग बिना प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स के काम करते हैं। और इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह का जो एम्प्लॉयमेंट है कहा जाएगा, वो कहाँ देखा गया है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो ये जो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है, ये हम देख रहे हैं, ये लोग किस में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में या फिर इनफॉर्मली काम करते हैं। तो बेसिकली ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है ये समझ लेते हैं। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो लगभग 90% लोग जो हैं इंडिया की वर्कफोर्स के, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब हुआ जहाँ पर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ये तो आपको समझ में आ गया, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ना हो, प्रॉपर वेजेस ना हो, अनइवन पेमेंट रहे कि तुम एक दिन काम किया उतने पैसे मिल गए। ठीक है, कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ना हो कि अगर इनके जो भी इनके एम्प्लॉयर हैं, अगर उन्होंने कुछ बदसलूकी की तो उसके लिए आप शिकायत कहाँ करेंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉपर स्टैब्लिश्ड ना हो, कोई घंटे फिक्स ना हो काम के। ठीक है, और इसके अंतर्गत इन लोगों को
इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या हुए कि जैसे जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करेगा मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, और अन्य तरह की जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो इनको प्रोवाइड नहीं होती हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। इसके अब एग्जांपल्स क्या होंगे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों में? जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है, ये सारे इसमें हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 2020 में जब कोविड आया था तो सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन सा प्रभावित हुआ था? इनफॉर्मल सेक्टर। क्यों प्रभावित हुआ था? क्योंकि जो लेबरर्स थे वो कहाँ जा रहे थे? वो माइग्रेट कर रहे थे अपने होम टाउन्स की तरफ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और एक चीज़ और, सरकार के द्वारा लेबर कोड्स लेकर आए जा रहे हैं। ये प्रीलिम्स में पूछा गया है पिछली बार। ये जो 4 कोड्स लाए गए हैं इनके नाम आप कमेंट कर बताइएगा। ये जो 4 लेबर कोड्स लाए गए हैं इससे प्रयास किया जा रहा है कि चीज़ों को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाया जा सके और जो डिफरेंट स्टेट्स और सेंटर के लेबर लॉज हैं उनको एक तरह से यूनिफाई और इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक है। तो ये 4 लेबर कोड्स में एक कोड सोशल सिक्योरिटी पर भी है, राइट। तो इन चारों लेबर कोड्स के नाम ज़रा कमेंट कर बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा जा चुका है हालांकि, लेकिन तब भी कब क्वेश्चन रिपीट हो जाए हमें नहीं पता, तो ज़रूर इसको कमेंट कर बताइएगा। देखिए, फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हम देखेंगे, यानी कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, PLFS। आपने इसका डेटा ज़रूर लर्न किया होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये क्यों जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, अधिक नियमित समय अंतराल पर श्रम बल के जो आंकड़े होते हैं, यानी कि लेबर फोर्स के जो आंकड़े हैं, उनकी उपलब्धता की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस महसूस की गई, इसीलिए इसको 2017 से जारी किया जा रहा है। अप्रैल 2017 से जारी कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। तो ये याद रखिएगा, कौन जारी करता है? NSO, ठीक है। PLFS को कौन जारी करता है? NSO। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड unemployment indicators in the short time interval of 3 months for urban areas only in current weekly status। और indicators क्या है? वर्क पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो घबराइएगा मत, हम डिस्कस करेंगे। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है ऑब्जेक्टिव? दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स इन बोथ यूजुअल स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एनुअली। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर्स जो हैं ये शॉर्ट टाइम इंटरवल लगभग 3 महीने के लिए अर्बन एरियाज में करंट वीकली स्टेटस के बेसिस पर निकाला जाएगा। दूसरा क्या है? ये करेंगे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स दोनों को यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस के उस पर निकाला, अप्रोच के बेसिस पर निकाला जाएगा, रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के लिए, और ये एनुअली। तो ये इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम जो इसमें टर्म्स लिखे हैं उनको समझ लेते हैं। उनको एक बार समझने के बाद आप फिर से इन ऑब्जेक्टिव्स को देखिएगा तो थोड़े क्लियर होंगे आपके सामने, राइट। अब हम देख लेते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? ये है रेशियो ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं और जो लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं उन्हीं को अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। जो लोग ढूंढ रहे हैं वही तो अनएम्प्लॉयड हुए। और टू द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो कई जगह पर आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है, लेकिन इसमें हम कंसिडर करते हैं 16 से 64 वर्ष की आयु, ये हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन हुई। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हुआ? जो हमारी लेबर फोर्स है अपॉन टोटल वर्किंग एज, जो है हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो, ये हो गई हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि कामगार जनसंख्या अनुपात। आप हिंदी में भी देखते हुए चलिएगा। ये क्या हुआ? ये डिफाइन कैसे होता है? परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स इन द पॉपुलेशन। सिंपल है, जितने लोग एम्प्लॉयड हैं पूरी पॉपुलेशन में उनको हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कह देंगे।
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुआ? परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन्स इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ, राइट। और इसके क्वेश्चन से आने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर कर दूं। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर यूजुअल स्टेटस लिखा हुआ है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच तो हम देख चुके हैं, लेकिन ये PS प्लस SS क्या लिखा है? तो इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। PS का मतलब हुआ प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस, ठीक है, और स्टेटस, और दूसरा क्या हुआ? सब्सिडियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस। तो पहले हम देखते हैं PS क्या है, प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने 365 दिनों में जो कार्य किया है प्राइमरीली, ठीक है, लंबे समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए जो कार्य किया है पिछले 365 दिनों में, वो हमारा प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस के अंतर्गत आ जाएगा। तो फिर दूसरा SS क्या हुआ? ये हो गया सब्सिडियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस, यानी कि पिछले 365 दिनों में व्यक्ति ने इस काम के साथ जो ज़्यादा दिन किया है, इस काम के साथ जो अन्य एक्टिविटी परफॉर्म करी है 30 दिन या उससे ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो इसको किसके अंतर्गत लाएंगे? SS, यानी कि सब्सिडियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेटस। तो यहाँ पर आप इसको देखकर घबराए नहीं, इसीलिए मैंने बता दिया, लेकिन इससे पूछे जाने की थोड़ी संभावना कम है। जो मेन टर्म्स हैं उनसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है एग्जाम्स में। तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा, ये जो इसके ऑब्जेक्टिव है PLFS के, आप समझने का प्रयास कीजिए। इन केस आपको कोई डाउट होए, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको हम आगे किसी और उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी PLFS, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया है। इसका डेटा आप करंट अफेयर्स से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है UPPSC में ही। कहा गया है नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा जनरल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी, राइट। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। देन एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको भी देखते हैं। ये सारे हमने PYQs ही लिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। कहा गया है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? तो ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्या लिखा हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन टेक्नोलॉजी, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी नहीं होगा, C होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की वो 0 होगी, यानी कि श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है वो 0 है, राइट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। प्रोडक्टिविटी उस व्यक्ति की कोई भी नहीं है, क्योंकि 4 लोग भी उतना ही काम कर रहे थे और 6 लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो ये जो 2 लोग हैं, इनकी क्या प्रोडक्टिविटी हुई? 0, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा C हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा, ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, बेसिक्स आपको इसके पता होंगे, हम थोड़ा सा उनको भी डिस्कस करेंगे और थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जाने की संभावना है, राइट। तो RBI जो है ये कब स्टैब्लिश हुई, ये पता होगा आपको। नहीं पता है तो अभी देख लेते हैं। ये स्टैब्लिश हुई 1 अप्रैल 1935 को, और RBI एक्ट 1934 आया था, इसी के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को ये स्टैब्लिश हुई, ठीक है। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि RBI स्टैब्लिश हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के बाद, ठीक है। इनकी रिकमेंडेशन पर एक सेंट्रल बैंक स्थापित हुई थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। ये जो हिल्टन यंग कमीशन था, इसने क्या किया था? इसने अंबेडकर की जो गाइडलाइंस थी उनको कंसिडर किया था, ठीक है। अंबेडकर की गाइडलाइंस जो इन्होंने किस में दी थी? इनकी एक बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। क्या नाम था? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। याद रखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन किसकी बुक थी? अंबेडकर की थी। और इस बुक से ये जो हिल्टन यंग कमीशन था,
इसने अंबेडकर की गाइडलाइंस जो इसमें बुक में दी गई थी उनको कंसिडर किया था इस कमेटी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्या है, सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली स्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, और उसके बाद में इसको परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई में। कौन से वर्ष में? 1937 में। और इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। देखिए ये बेसिक पॉइंट है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, लेकिन कई बार हमसे आ जाता है कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें, तो अगर हमको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होंगी तो हमारे ये आंसर्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके ईयर्स वगैरह ध्यान दीजिएगा। कई बार हम छोटा समझकर या हमें लगता है हमें आता है और हम उन पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, फिर अब आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं? क्या फंक्शंस हैं ज़रा सोचिए। तो जो आरबीआई है ये बैंकर्स बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक है। जब बैंकों के कोई आवश्यकता होती है तो किसके पास जाती है? आरबीआई के पास। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो बैंक हैं ये इनको अपना कुछ हिस्सा, मिनिमम कुछ हिस्सा होता है जो आरबीआई के पास सेफली रखना होता है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। उसके बाद आरबीआई जो है इसके पास कुछ टूल्स होते हैं कि वो इकोनॉमी में क्रेडिट और लिक्विडिटी को रेगुलेट कर सके। कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं और कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। देखिए इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे ख्याल से जब जीएस का पेपर मेंस में और ऑब्जेक्टिव होता था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है टूल से संबंधित। तो ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। उसमें दिया हुआ था, कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से हमको बताना था कि वो क्वालिटेटिव टूल्स हैं या क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो क्रेडिट कंट्रोल की क्वालिटी से संबंधित है, ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव टूल्स हैं। और जो क्वांटिटी यानी कि अमाउंट से संबंधित है कि क्रेडिट कंट्रोल को कम करना है, उसका अमाउंट कम करना है या बढ़ाना है, तो वो हो जाएंगे हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स। थोड़ा वर्ड से मतलब निकालने का प्रयास किया करिए। तो क्वांटिटी कंट्रोल करने के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं? बैंक रेट पॉलिसी, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और क्वालिटेटिव कंट्रोल के अंतर्गत क्या आ गया? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, है ना। तो क्वेश्चन इसी प्रकार था कि आपसे आपके सामने ये रख दिया गया कि बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मान लीजिए सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक टूल जो है वो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का टूल है। तो हमारे सामने क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का टूल, मैंने जो आपसे ऑप्शंस बोले उसमें सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होगा। बाकी कौन से थे? बाकी जो मैंने बोले वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत। देखिए तो हम जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव मतलब कि क्रेडिट कंट्रोल करने के, यानी कि मार्केट में इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उसकी क्वांटिटी को, उसके अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए, उसमें से एक हो गया बैंक रेट। अब बैंक रेट के द्वारा क्या किया जाता है कि ये वो रेट होता है एट विच कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो बोरो करती हैं आरबीआई से बिना सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। उसके बाद सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है? ये वो होता है जो कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास हर समय पैसा रखना होता है। उसके बाद एसएलआर, ये वो सिक्योरिटीज़ होती हैं, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती हैं जो बैंक्स को अपने पास परमानेंट रिजर्व रखनी होती हैं। रेपो रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है जो कॉमर्शियल बैंक्स बोरो करती हैं मनी आरबीआई से अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचकर। ठीक है, उसके बाद एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये इंटरेस्ट होता है जो कॉमर्शियल बैंक्स अर्न करती हैं अपने एक्सेस फंड से जो आरबीआई के पास वो रखती हैं। उसके बाद एक दूसरा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होता है? ये सेल और परचेज होती है सिक्योरिटी की। ठीक है, तो ये हमने क्वांटिटेटिव टूल्स को थोड़ी सी डेफिनेशन देख ली। उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए तो हम थोड़ा सा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल भी देख लेते हैं। ये जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है इसको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है। ये बेसिकली फोकस करता है कि जो भी क्रेडिट का एलोकेशन हो वो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हो, और जो क्रेडिट का फ्लो हो उसको प्रायोरिटी सेक्टर्स में
जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, ऐसे सेक्टर्स में एनकरेज किया जाता है और जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनमें डिस्करेज किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ टूल्स हैं, तो इन टूल्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में क्योंकि इनसे संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन इनके नाम हमें पता होने चाहिए कि क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेथड के अंतर्गत कौन से टूल्स हैं। तो एक हो गया क्रेडिट राशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल परसुएशन, ठीक है, ये इस तरह के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। तो इनके नाम आप एक बार देख लीजिएगा। वापस हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या फंक्शन है, कहा गया है आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकिंग और फाइनेंस और मनी मार्केट को। ये कस्टोडियन और मैनेजर होता है फॉरेक्स रिजर्व्स का। आरबीआई सोल अथॉरिटी है इंडिया में टू इशू करेंसी अदर देन 1 रुपी नोट्स। 1 रुपी नोट कौन इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। देन उसके बाद क्या पॉइंट दिया है इसके फंक्शन के लिए कि ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। जब कॉमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ती हैं तो किसके पास जाती हैं, आरबीआई के पास। ये रिस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के जो भी चैलेंजेस हैं इकोनॉमी में उससे संबंधित, उनको मीट करने से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है। ये एक्ट करता है एज अ बैंकर फॉर बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ऐसे आपसे कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई बैंकर किसका है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो आरबीआई इज द बैंकर फॉर बोथ, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ये सेंट्रल बैंक प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अमंग द पीपल, ठीक है, जनता के बीच में वित्तीय जागरूकता फैलाने का भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे थोड़े से PYQs जो पूछे गए हैं। कहा गया है कि स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं ये इनकी रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन CRR विद आरबीआई एज पर द रेगुलेशन। तो जो CRR मेंटेन करती हैं आरबीआई के पास, ये कौन से रेगुलेशन के अंतर्गत मेंटेन करती हैं ये बताना है हमको। तो यहाँ पर हमारे सामने एक्ट दिए हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1956 या नन ऑफ द अबव। तो ये मेंटेन करती है CRR रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, याद रखिएगा। और बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के एक्ट किससे क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का, ठीक है, राष्ट्रीयकरण, यानी कि वो एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी बन गई थी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी PYQ है, इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है आरबीआई ने कमेंस किए थे इट्स ऑपरेशंस डैश, कौन सी तारीख को किए थे ये पूछा गया है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 को। तो तारीख बतानी है, तो वो कौन सी तारीख थी, वो हमारी तारीख हो जाएगी, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देख लिया हमने। अगला देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आरबीआई जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी को एक फाइनेंशियल ईयर में कितने बार रिव्यू करती है। तो ऑप्शंस हैं क्वार्टरली एंड मिड क्वार्टरली, बाई मंथली और 6 मंथली। तो क्या आंसर होगा इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आगे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर है बाई मंथली, यानी कि प्रत्येक 2 महीने बाद आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने ये तो देख लिया कि ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है हर 2 महीने में, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्या। तो मॉनेटरी पॉलिसी वो एक्शंस होते हैं जो लिए जाते हैं ओवरऑल मनी सप्लाई को और कंट्रोल करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने एक आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण किया गया था उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के पश्चात, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, आरबीआई जो थी वो अकेले सोलली रिस्पॉन्सिबल थी, इसके पास बाकी एक्सपर्ट्स वगैरह की एडवाइस आती थी और वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की देखरेख करती थी। लेकिन फिर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया
और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्धारण किया। इन्होंने कहा एक कमेटी होगी जिसमें 6 मेंबर्स होंगे और वो जो कमेटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी पर डिसीजंस लेगी। ठीक है, तो ये जो कमेटी होगी ये डिटरमाइन करेगी पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट, और ये जो होगा ये बाइंडिंग होगा बैंकों पर। ठीक है, जो भी इसकी कमेटी का रिकमेंडेशन होगा वो बाइंडिंग होगा। इस कमेटी के अंतर्गत 6 मेंबर्स होंगे। आरबीआई गवर्नर जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। डेप्यूटी गवर्नर जो होंगे इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वो इसके अंतर्गत होंगे। साथ में एन ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, एक सेंट्रल बोर्ड एक ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा, और 3 अन्य लोग होंगे जिनको कौन अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके रिकमेंडेशन में आई थी, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन में आई थी, 2016 में बनी थी ये, और उसके बाद इसमें 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, यही चीज़ें हिंदी में लिखी हैं, देख लीजिएगा। इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बता देती हूँ। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अमेंडमेंट से बनी है। ठीक है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ावा मिले, ठीक है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो निर्धारित की जाती है। साथ ही गवर्नमेंट जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष में इन्फ्लेशन टारगेट रखती है। ठीक है, तो आरबीआई का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसने मिलकर एक जो टारगेट रखा है इन्फ्लेशन का, वो कितना रखा गया है, 4%, और इसमें कहा गया है ±2% का हम इन्फ्लेशन जो टारगेट है वो रेंज कर सकता है, यानी कि 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन वैरी कर सकता है। लेकिन अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो रिसेंटली जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। जो हमारे 2 से 4% ±2, 2 से 6 का रेंज है, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बाकी इन्फ्लेशन को हम अलग टॉपिक किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक चीज़ और है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका कोरम 4 मेंबर्स का है। कितने मेंबर्स का है, 4 मेंबर्स का है। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 6। ठीक है, और ये जो 6 मेंबर्स हैं सभी के पास एक एक वोट है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ में किसी भी पॉइंट पर कोई डिसीजन ना लिया जा पा रहा हो तो जो गवर्नर है उनके पास कौन सा वोट है, कास्टिंग वोट, कि वो अपना वोट डालकर डिसीजन को निर्धारित कर सकते हैं। ये कब हो सकता है, कास्टिंग वोट किस दिशा में यूज़ हो सकता है, जब टाई की कंडीशन हो। ठीक है, तो ये हमने इससे संबंधित देख लिए हैं पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, ये बताना है हमको। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में पूछा गया है। इसमें जो हमारा आंसर होगा वो बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है ये किससे संबंधित है, संबंधित है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। तो यही आंसर दिया हुआ है। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। दूसरे में कहा गया है ये 12 मेंबर बॉडी है जो इंक्लूड करती है गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। उसके बाद क्या कहा गया है, इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका आंसर तो आप दे सकते हैं, सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। केवल पहला जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है
ये बिल्कुल सही है क्योंकि आरबीआई डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट्स को। दूसरा गलत है क्योंकि ये 12 मेंबर नहीं, कितने मेंबर्स की बॉडी है? 6 मेंबर्स की। ये 6 मेंबर्स में कौन कौन है फिर से देख लेते हैं एक बार। गवर्नर आरबीआई के, डेप्यूटी गवर्नर जो रिस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, और एक और ऑफिशियल, ठीक है, एक और बैंक के ऑफिसर, ठीक है। और अन्य 3 जो मेंबर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ये जो 3 मेंबर्स हैं इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा और इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। और इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर, ऐसा भी नहीं है, राइट। और तीसरा जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है कि ये फंक्शन करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो किसके अंतर्गत करती है? आरबीआई गवर्नर के अंतर्गत। तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ए उत्तर है इसका। देन अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर के टॉपिक की ओर। देखिए मैंने इसी से संबंधित आज इकोनॉमी के ही सारे टॉपिक्स देखे हैं, इसी से संबंधित हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है डिजिटल रुपी। देखिए डिजिटल रुपी के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये जो डिजिटल रुपी है ये आरबीआई लॉन्च करेगी और ये पायलट बेसिस पर लॉन्च किया जा चुका है ऑलरेडी। ये डिजिटल रुपी या इसको ई रुपी भी कहा जा रहा है, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये इशू कौन कर रहा है? आरबीआई के द्वारा, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जो इशू की जा रही है आरबीआई के द्वारा। ये सिमिलर होगा फिजिकल कैश के, लेकिन ऑब्वियसली डिजिटल रुपी है तो ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल वॉलेट में रखा जाएगा जो ओवरसी किसके द्वारा किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा, राइट। फिर और पॉइंट्स क्या है? ये जो डिजिटल रुपी है ये लीगल टेंडर मनी होगा। लीगल टेंडर क्या होता है? जिसको हम लेने से मना नहीं कर सकते, जो वैध है, कानूनी रुपया है, ठीक है। और ये डिफरेंट होगा फ्रॉम डिपॉजिट्स इन बैंक से, क्योंकि जो डिजिटल रुपी है ये हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, जबकि जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं उनसे हमें इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं, लेकिन डिजिटल रुपी से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और जो डिपॉजिट्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है डिजिटल रुपीस में भी। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। लिखा है कि आरबीआई के हिसाब से ये जो डिजिटल रुपी है ये क्या करेगा, ये मोर अट्रैक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू क्रिप्टो करेंसीज। तो ये डिजिटल रुपी इसी के लिए लाया जा रहा है कि लोग क्रिप्टो करेंसीज में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे हटकर इधर डिजिटल रुपी की तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन इसके लिए कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। देखिए ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वैसे तो हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे लिख दिया है कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आंसर कर सकें। इससे ऐसा माना जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स ऑफर किए जा रहे हैं बैंक से वो काफ़ी लो होते हैं, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने डिपॉजिट्स को डिजिटल करेंसीज में कन्वर्ट कर लेंगे और इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बैंक्स की कैश होल्डिंग्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं और ये बैंक्स की जो लोन्स देने की जो कैपेसिटी है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो एक ये मेन रीज़न माना जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये सारे डिस्कस कर लिए हैं आज के टॉपिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। बेझिझक पूछिए, आई विल ट्राई कि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।